वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ केमिस्ट्री बाय आशीष सर। एंड बच्चों, ये हम पढ़ रहे हैं गैसेस लॉज। एंड लास्ट लेक्चर में हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न एंड बॉयल्स लॉ को कवर कर चुके हैं। सो बच्चों, आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ। एंड जैसे आपको पता है, गैसेस लॉज में क्या होता है कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम में से आप किसी एक फैक्टर को क्या करते हो, कांस्टेंट कर लेते हो, एंड बाकी दो में आप रिलेशन बताते हो। तो हम इसी तरह से सारे गैसेस लॉज को कवर करेंगे। सो बॉयल्स लॉ हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आपको एक आई बटन ऊपर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, वहाँ पर आप उससे बॉयल्स लॉ को क्लिक करके देख सकते हैं। सो बच्चों, सेकंड अपने पास आता है ग्राहम्स लॉ। एंड इसमें हम देखते हैं, जैसे हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर बच्चों कांस्टेंट रहता था एंड प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वॉल्यूम के। सो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ का, उसको देखते हैं कि फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस बच्चों, गिवन अमाउंट ऑफ गैस का मतलब होता है कि ये कांस्टेंट है। अमाउंट ऑफ गैस बीच में आप चेंज नहीं कर सकते, ना तो यहाँ पर कोई गैस लीक होगी, नहीं ऐड की जाएगी। मीन्स जो नंबर ऑफ मोल्स गैस के होंगे वो फिक्स्ड होंगे। सो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक, गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। देन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, ये कहता है बच्चों चार्ल्स लॉ। ठीक, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस का मतलब नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब उसका प्रेशर भी फिक्स्ड होगा, एंड उसके बाद जो वॉल्यूम होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके टेम्परेचर के। इसका हम ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आपने एक बीकर में क्या किया, आपने गैस फिल कर दी, ठीक है, एंड आप एक कांस्टेंट प्रेशर के साथ, मीन्स आप प्रेशर को चेंज नहीं करेंगे, आपने कांस्टेंट प्रेशर के साथ उस बीकर का नीचे से आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया। इस तरह से बीकर था, आपने क्या किया, उसमें पूरी गैस फिल कर दी, एंड इसका आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो धीरे धीरे। तो क्या होगा, अगर आप गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है। टेम्परेचर हमने पढ़ा था बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। जितनी काइनेटिक एनर्जी, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, सब्सटेंसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। एंड काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या था कि वो उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं सब्सटेंस के अंदर, वो बहुत तेज़ी से भागने लगेंगे, एक इधर से उधर बहुत तेज़ी से भागने लगेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। एंड आप ये सोचिए कि अगर वो पार्टिकल एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, मतलब धीरे धीरे उनके बीच डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे कि गैसेस में होता है। गैसेस में आप देखते हो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। सो गैसेस पार्टिकल्स क्या करते हैं, बहुत दूर दूर वो होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। सो इसी तरह से जैसे आप किसी कंटेनर में जो गैस भरी है, कोई सब्सटेंस आपने भरा है, अब हम यहाँ पर गैस ही लेके चल रहे हैं कि गैस का आपने उसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया तो पार्टिकल्स धीरे धीरे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उनके बीच जो डिस्टेंस होगी वो बढ़ जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनके जो प्रेशर था, उनका जो वॉल्यूम था बच्चों, वो बढ़ जाएगा। ठीक, पूरी एक्सपेरिमेंट में आपने क्या कांस्टेंट करके रखना है, प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस। मीन्स आप जितना प्रेशर इस कंटेनर पे लगा रहे थे, आपने उतना ही लगा के रखना है, ना तो कम करना है ना ज़्यादा करना है। प्लस आपने ना तो इसमें से कोई गैस को लीक करना है, ना ही इसमें कोई गैस आप ऐड करोगे। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया, डेली लाइफ से रिलेटेड है। सो इसमें हम देख सकते हैं कि इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ गैस आल्सो इंक्रीजेस। ठीक, कंडीशन क्या है कि प्रेशर नॉट चेंज्ड, प्रेशर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि भाई वॉल्यूम अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। मतलब आप वॉल्यूम बढ़ाओ तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक, ये हमने ऊपर कंक्लूड कर दिया है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ हम लगा देते हैं के। जैसे हमने बॉयल्स लॉ में भी के कांस्टेंट लगाया था, तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू के टी।
एंड के जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम रखेंगे तो V/T निकल के आएगा। ठीक, मतलब ये जो रेशियो होगा ये कांस्टेंट होगा, V/T का रेशियो कांस्टेंट होगा, बिकॉज जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो V/T का जो रेशियो होगा कांस्टेंट रहेगा एंड के आपके पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। अब बच्चों हम इसमें क्या करते हैं कि पहले कुछ क्वेश्चंस इसमें देखते हैं, उसके बाद हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ग्राफ्स इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बच्चों अपने पास एक फॉर्मूला आया कि जो के है वो V/T के इक्वल हो रहा है, जहां पर के क्या है, अपने पास एक कांस्टेंट है। अब हमें क्या करना होता है कि दो गैसेस को कंपेयर करना होता है कि इनिशियल कंडीशंस क्या क्या थी एंड फाइनल कंडीशंस उसमें क्या हो गई। लाइक इनिशियली गैस का एक वॉल्यूम था जिसको हम V1 मान रहे थे, ठीक है, वॉल्यूम को V1, फाइनल उसका वॉल्यूम हो गया V2, फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया, एंड उसका इनिशियल टेम्परेचर T1 माना था और फाइनल T2 मान लिया हमने। तो इस तरह से क्योंकि V/T है तो हम इसको ले सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि आपके चार्ल्स लॉ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो इस फॉर्मूला से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो कुछ क्वेश्चन करके हम देखते हैं, उसके बाद उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम देखेंगे। सो अपने पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से आपने ये क्वेश्चन देखने हैं। जो भी आपको गिवन है वो आप सबसे पहले लिख लो। ठीक, पहला आप क्या करते हो, जो भी क्वेश्चन में आपको वैल्यूज गिवन है उसको अंडरलाइन करके आप लिख लेते हो। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इंक्रीज इन परसेंटेज, ठीक है, पूछा हुआ है व्हाट विल बी द इंक्रीज इन परसेंटेज इन टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज बाई 20%। ठीक है, वॉल्यूम अगर 20% इंक्रीज हो एंड टेम्परेचर में परसेंटेज इंक्रीज क्या आएगा। यहाँ पर बच्चों आप एक कंडीशन नोट कर लेंगे कि इफ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अगर ये कंडीशन है कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब आपको पता है कि आपको चार्ल्स लॉ को अप्लाई करना है। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कंडीशन में कि इफ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, तो आपका चार्ल्स लॉ ऑटोमेटिकली वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि वॉल्यूम को इंक्रीज करना है 20%, देन आपको बताना है कि टेम्परेचर में कितना इंक्रीज होगा। ठीक, तो सबसे पहले बिना सॉल्व किए मैं 1 सेकंड में इसका बच्चों आंसर बता सकता हूँ, बिना सॉल्व किए। किस तरह से, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, खत्म। ठीक, हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ के अंदर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। भाई जब ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज करो 20%, तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, वो भी 20% होगा। सो 20% अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया जाए तो टेम्परेचर भी 20% ही इंक्रीज होगा, ये इसका मतलब है। ठीक, तो आपने थोड़ा सा वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। जैसे आपको यहाँ पर कंडीशन गिवन होगी कि इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, तो आपको पता लग जाएगा आपको चार्ल्स लॉ को अप्लाई करना है, एंड फटाफट से आप सोचोगे कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, मतलब अगर वॉल्यूम 20% इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर भी कितना इंक्रीज होगा, 20%। सो अभी हम इसको सॉल्व करके प्रूफ करते हैं कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो बच्चों वॉल्यूम हमने क्या मान लिया, V1 मान लिया, और वो हमने अज्यूम कर लिया 100 लीटर्स। ठीक, V1 हमने 100 लीटर्स अज्यूम किया एंड इंक्रीज हुआ 20%। तो बच्चों इंक्रीज हुआ मतलब आपको प्लस करना पड़ेगा, एंड 20% इंक्रीज हुआ तो 100 का 20% कितना होता है, 20 लीटर। तो 100 तो पहले से था, 20 लीटर इंक्रीज हुआ तो इसीलिए प्लस का साइन यहाँ जोड़ा हुआ है, टोटल 120 लीटर का वॉल्यूम बन जाएगा फाइनल। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा हुआ है V2। T1 क्या होगा, इनिशियल टेम्परेचर, तो वो भी गिवन नहीं है, उसको भी अब 100 केल्विन मान लो, एज्यूम करो, एंड T2 हमें पता लगाना है कि फाइनल टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा। सो आपको पता V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। इस तरह से आपने इक्वेशन बनाई एंड T2 आपने यहाँ से निकाला कि T1 इंटू V1 अपॉन V1, T1 इंटू V2 अपॉन V1, इस तरह से आपने T2 निकाल लिया और 120 आपका आंसर आ गया। अब जो 120 टेम्परेचर 120 केल्विन आया,
ठीक, पहले टेम्परेचर कितना था 100, ठीक है, और अब टेम्परेचर कितना हो गया 120। तो कितने का इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमें तो इंक्रीज इन परसेंटेज पूछा हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ भाई, पहले अपने पास 100 था और अब 120 निकला है T2, तो कितना इंक्रीज हुआ 20। सो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 20% इंक्रीज हुआ, क्योंकि 100 का अगर 120 होता है मतलब 20% ही उसमें इंक्रीज आया है। सो इसको हम डायरेक्टली बता सकते थे कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो बिना सॉल्व किए आप बता सकते हो कि 20% ही इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे बच्चों अपने पास है कि फाइंड द इनिशियल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, फाइंड द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 150 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ है 150 केल्विन, इफ द फाइनल वॉल्यूम इज 6 लीटर। तो आपको इनिशियल वॉल्यूम ढूंढ निकालना है, तो V1 तो सबसे पहले हमको ढूंढना है V1, एंड T1 अपने पास कितना होगा 150 होगा। इफ द फाइनल वॉल्यूम इज 6 लीटर, मतलब V2 अपने पास कितना होगा 6 लीटर होगा एट 100 केल्विन। तो इसको रखते हैं हम, तो V1 हमको निकालना है, V2 कितना है 6 लीटर, क्लियर। T1 आपको गिवन है भाई 150 केल्विन एंड T2 आपको गिवन है 100 केल्विन, ठीक है, ये लिख लोगे। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। आपको निकालना क्या है V1 निकालना है। सो V1 आप निकालोगे तो हो जाएगा V2 इंटू T1 डिवाइड बाई T2, और ये फाइनल आपका इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करके V1 कितना निकालोगे 9 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। सो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं चार्ल्स लॉ के। बच्चों आपने अगर बॉयल्स लॉ को नहीं देखा है तो कुछ आपको इस लेक्चर में प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज बॉयल्स लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन लास्ट में आने वाला है, ठीक। सो आपको आई बटन ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ से आप बॉयल्स लॉ को देख सकते हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पहले ही बच्चों कवर हो चुका है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 160 dm क्यूब डेसीमीटर क्यूब। बच्चों मैटर इन आवर सराउंडिंग में एनसीईआरटी में हम पढ़ चुके हैं कि dm जो डेसीमीटर क्यूब होता है दैट इज इक्वल टू लीटर। मतलब अगर आपके पास 1 dm क्यूब है तो उसका मतलब होगा 1 लीटर्स, सिंपल। तो जानबूझ के क्वेश्चन में ऐसी यूनिट डाली जाती है जिससे स्टूडेंट क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ये dm क्यूब का मतलब क्या होगा, डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर हो जाएगा, सिंपल। सो अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 160 dm क्यूब एट 91 डिग्री सेल्सियस। अब क्या यहाँ पर आपको डिग्री सेल्सियस में ही यूनिट को रखना पड़ेगा, नहीं बच्चों, एसआई यूनिट टेम्परेचर की होती है केल्विन, एंड जब आपका लीटर यहाँ आता है वॉल्यूम में तो टेम्परेचर आता है केल्विन के अंदर। ये आप ध्यान रखना है कि अगर आपका वॉल्यूम लीटर आता है तो टेम्परेचर केल्विन होना चाहिए। पहले ही हमने क्लियर किया हुआ है कि भाई टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन कैसे बदला जाए। आप क्या करो, जो भी डिग्री सेल्सियस में गिवन है उसमें कितना ऐड करना होता है 273, ठीक है। जैसे ही ऐड करोगे तो आपका आंसर केल्विन में चेंज हो जाएगा, ठीक। सो इसमें पूरा क्वेश्चन देखते हैं। सैंपल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 160 dm क्यूब एट 91 डिग्री सेल्सियस, 91 डिग्री सेल्सियस। What will be the volume of oxygen when the temperature drops to 0.00 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर आपने वो टेम्परेचर को ड्रॉप कर दिया। अब इसको हम कैसे वैल्यूज में बदलेंगे कि अपने पास V1 कितना दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है 160 dm क्यूब, क्लियर। V2 हमें निकालना है, ठीक है। What will be the volume, मतलब V2 हमको निकालना है। T1 दिया हुआ है 91 डिग्री सेल्सियस, तो भाई 273 जैसे ही ऐड किया तो केल्विन में आंसर चेंज हो गया, यूनिट केल्विन में आ गई। T2 आपके पास गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 जैसे ही जोड़ा तो 273 केल्विन बन गया। एंड अब हम इसमें क्या कर सकते हैं,
फाइनली एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला हो जाएगा एंड V2 निकल के आ जाएगा 120 dm³, मतलब 120 लीटर्स। तो इस तरह से सिंपल आप ये क्वेश्चन बड़े आसानी से बना सकते हैं। आपने बस ये रूल, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ध्यान से जो भी उसमें वैल्यूज गिवन है उसको लिख देना है कि V1 क्या है, T1 क्या है, V2 क्या है, T2 क्या है। ठीक, इस तरह से आपने उसको बना लेना है भाई। अब आपके पास, अब आपको 2-3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, प्रैक्टिस आपको हो गई है। सो इसको आपने, इसका आंसर आपने कमेंट जरूर करना है। अगर आपको लेक्चर, अगर आपकी समझ में आता है तो आप इसको कैलकुलेट करके जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन क्या है कि 600 ml ऑफ एयर, 600 ml ऑफ एयर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 600 ml ऑफ एयर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट 60 डिग्री सेल्सियस। आपको वॉल्यूम बताना है कि 60 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम क्या होगा। सो बच्चों आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, सो स्टूडेंट्स आपको 600 ml वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आंसर आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम मीन्स V2 आपको यहाँ पर निकालना है। अब आपका V1 ml में दिया हुआ है तो V2 को भी आप ml में ही कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अगर आपको V2 लीटर में पूछा होता तो आप इसको लीटर में चेंज करते, नहीं पूछा हुआ मतलब आपको ये ml में ही कैलकुलेट करना है। बट ध्यान क्या रखना है कि ये जो आपका डिग्री सेल्सियस है इसको आपको केल्विन में चेंज करना है। ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में आएगा एंड वॉल्यूम आपका ml में ही आप ले सकते हो। ठीक, जैसे आपको आंसर में पूछा हो, जैसे यहाँ पर ml दिया हुआ है तो आंसर भी उसका ml में ही आएगा। ठीक है, बस आपको टेम्परेचर चेंज करना है। कैसे आप चेंज करोगे, 273 ऐड कर दोगे तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप आंसर मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, ग्राफ की हेल्प से हम कैसे चार्ल्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे चार्ल्स लॉ को ग्राफ में बता सकते हैं। प्लस अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ग्राफ की फॉर्म में अपने से पूछा जाता है। सो पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं कि V यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम उतना बढ़ता रहेगा। सो V इज इक्वल टू KT, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम यहाँ लगाएंगे, V इज इक्वल टू KT, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो ये एक इक्वेशन बन जाती है Y इज इक्वल टू MX की। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन का आपको एक यहाँ पर ग्राफ ये मिल जाएगा। वॉल्यूम आपने रखा एंड टेम्परेचर आपने रखा x एक्सिस पर, वॉल्यूम आपने रखा y एक्सिस पर। जब आप इसको देखोगे तो बच्चों वॉल्यूम आप जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हो, अब आप देखो कि आपने क्या किया, वॉल्यूम को आपने इस पॉइंट पर आप ले आए। आप देखना कि वॉल्यूम को आप यहाँ पर ले आए। ठीक है, वॉल्यूम जब इस पॉइंट पर आया तो टेम्परेचर भी इतना ही क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक, अगर आप वॉल्यूम को थोड़ा कम करते हो, इस पॉइंट पर ले आते हो तो टेम्परेचर भी इस पॉइंट पर आ जाएगा। मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जितना आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, आपने वॉल्यूम इतना बढ़ा दिया यहाँ तक, तो उसका टेम्परेचर भी इतना बढ़ जाएगा। मीन्स जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये एक आइसोबार ग्राफ है। ठीक, इस पॉइंट पर, इन पॉइंट पर कहीं पर भी जो भी प्रेशर होगा वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बच्चों बॉयल्स लॉ आपको याद है कि उसका ग्राफ आइसोथर्म हुआ करता है। आइसोथर्म का मतलब जिसमें टेम्परेचर सेम होता है, बट यहाँ पर प्रेशर सेम होता है, इसको कहते हैं आइसोबारिक ग्राफ। तो चार्ल्स लॉ आपका आता है आइसोबार ग्राफ, मतलब इन जितने भी पॉइंट आप यहाँ पर एज्यूम करोगे उन सब पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। सो इसको कहते हैं आइसोबार ग्राफ। आगे बच्चों इसमें हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ बहुत बार पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन आप देखें कि आपने क्या करना है, अरेंज P1, P2 एंड P3 जो प्रेशर्स हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको लगाना है। ठीक है, उनकी कुछ वैल्यूज़ होंगी, जैसे कि हम XYZ या P1, P2, P3 ही वैल्यूज़ मान लेते हैं, तो उनको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है।
ग्राफ है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के वर्सेस, ठीक, एंड P1 P2 P3 दिए हुए हैं, वो आपको अरेंज करने इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बच्चों बहुत बारी बहुत कॉमन आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जिस भी बुक से आप गैसेस लॉ पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत बार वहाँ देखने को मिलेगा। एंड इसको आप दो डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे कि हमने क्या किया बच्चों, अपने को दिया था इधर वॉल्यूम एंड इधर टेम्परेचर, ठीक है, एंड P1 P2 P3 हमसे पूछे हुए थे कि उनके ऑर्डर क्या होंगे, ठीक, कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के वर्सेस ग्राफ बना हुआ है। पहला तरीका ये है कि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लो, ठीक, उसका तरीका है या तो आप टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लो, फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड, या फिर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लो, ठीक, दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर बच्चों हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हैं तो दिमाग में घंटी बजेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब बॉयल्स लॉ, आपने बॉयल्स लॉ को अप्लाई करना है, ठीक, क्योंकि हमने बॉयल्स लॉ बच्चों पढ़ा हुआ है इसीलिए हम यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं। वॉल्यूम जो कांस्टेंट होता है वो गैलुसेक लॉ में होता है, जो हम अपना नेक्स्ट थर्ड लॉ पढ़ेंगे, गैलुसेक लॉ। सो वॉल्यूम से भी आप कर सकते हो, फिलहाल हमने बॉयल्स लॉ पढ़ लिया है इसलिए हम टेम्परेचर कांस्टेंट करके उसको सॉल्व करेंगे। क्या करना है, आप यहाँ टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लो। कैसे करना है, एक लाइन, ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये डॉटेड लाइन आपने यहाँ पर डाल देनी है, ठीक, टेम्परेचर पर। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक डॉटेड लाइन यहाँ पर डाल दी, एक डॉटेड लाइन आपने इस तरह से डाली, ठीक, एंड आपने देखा कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, एंड ये आ गया V3, ये आ गया V2 एंड ये आ गया V1। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं V1 V2 V3, ठीक है, V1 V2 V3 आपने ड्रॉ कर ली, ये हो जाएगा। फिर आपने देखना है कि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है जो कि बॉयल्स लॉ में होता है, एंड बॉयल्स लॉ में प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। मतलब क्या है कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होता रहेगा, ठीक, ये क्लियर। अब आप ये देखो कि यार V1 V2 V3 में से इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर तो आप देख ही सकते हो, बिल्कुल V3 सबसे कम है इस लाइन पर, V की लाइन पर V2 उसके बाद है, एंड V1 सबसे ज़्यादा है, V1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, सबसे हाइयर में है। तो जब V1 सबसे ज़्यादा है तो सबसे कम क्या होगा, P1। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको पता है भाई, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ठीक। तो जब V1 हमको दिखाई दे रहा है साफ कि V1 तो बहुत ज़्यादा है, तो P1 क्या होगा, बहुत कम होगा। सो इसी तरह से अगर हम यहाँ ऑर्डर बना लें कि V1 अपना सबसे ज़्यादा है, उसके बाद V2 है, देन V3 है, तो प्रेशर में इनका ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक, अपोजिट हो जाएगा। तो P1 अपने को सबसे कम दिखेगा, फिर P2 दिखेगा, एंड फिर P3 अपने को सबसे ज़्यादा दिखेगा, ठीक, P3 सबसे ज़्यादा क्योंकि V3 सबसे कम था, ठीक है। तो ये आप बड़े आसानी से, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है कि कैसे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ आपने मान लिया तो बॉयल्स लॉ से P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया, एंड P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हुआ तो V1 मैक्सिमम हो गया, देन P1 को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा, बिकॉज P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो इस तरह से जो वॉल्यूम का ऑर्डर है, तो ठीक इसका उल्टा ऑर्डर किसका हो जाएगा, प्रेशर का, एंड ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड से बच्चों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं जिसके अंदर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लेंगे। यस, हम क्या करेंगे, एक लाइन हम इस तरह से इसमें डाल देंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर सकते हैं, बट वॉल्यूम को कांस्टेंट हम तभी कर पाएंगे जब हमको गैलुसेक्स लॉ पता होगा। सो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम गैलुसेक लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करें एंड वॉल्यूम को आप कांस्टेंट मान लें। सो बच्चों इस तरह से ये हमारा चार्ल्स लॉ भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये समझ आया, आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसका आंसर आपने कमेंट करना है,
एंड बाकी जो बॉयल्स लॉ हैं, ग्राहम्स लॉ हैं, वो भी आपने यहाँ से देखने हैं। सो बच्चों मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा एंड इससे आपको बेनिफिट होगा। सो बच्चों मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम गैलोसेक लॉ को कवर करेंगे।